अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाही चौधरी। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में बात करेंगे। अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तमाम इत्तेहादी जमातें भी उनके साथ मौजूद थीं और IMF के हवाले से पहले भी ये बात की जा रही थी कि इस वक्त जो मौशी मसाइल हमें दरपेश हैं, इनके लिए वज़ीर आज़म साहब को कौम को एतमाद में लेना चाहिए और उन्होंने इसका इंदिया भी दिया था। तो आज इसी हवाले से पहले तो कैबिनेट मीटिंग में बड़े अहम फैसले किए गए और ऑस्टेरिटी ड्राइव की बात की गई। कुछ अहम फैसले करने के बाद आज फिर उन्होंने कौम को एतमाद लिया है और IMF के हवाले से जो इस वक्त करंट सिचुएशन है उसके हवाले से उन्होंने बताया है कि जल्द ही ये प्रोग्राम हमारा बहाल हो जाएगा। और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब कहते हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही रुपया जो है उसको मुस्तहकम कर लिया जाएगा और उसमें हमें बेहतरी नज़र आएगी। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि चूँकि IMF की कड़ी शराइत थी और हमें उन्हें पूरा करना था, इसकी वजह से जो इस वक्त महंगाई हुई है उसका मुझे एहसास है और हम ये कोशिश करेंगे कि जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने बताया कि उसमें भी 25% का इजाफा किया गया है। हम इस तरह के प्रोग्राम्स भी लेकर आएंगे, ऐसे प्रोजेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिससे आम लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके और ये महंगाई जो है वो इस तरह से उन पर असरअंदाज ना हो। लेकिन उसके साथ जो अहम चीज़ें आज सामने आई हैं, उन्होंने कहा कि आवाम से हमेशा कुर्बानी मांगी जाती है लेकिन हम ख़ुद भी इसके लिए अपने आप को पेश करते हैं। और जो फ़ैसले उन्होंने किए हैं, उन्होंने कहा है कि जो तमाम सरकारी महकमे हैं उनके हवाले से बात की और अपने कैबिनेट के हवाले से उन्होंने बात की। जो मुशीर हैं, जो वज़ीर हैं, वो सब बग़ैर तनख्वाह के काम करेंगे, बल्कि उनकी सरकारी गाड़ियाँ भी जो हैं वो वापस की जा रही हैं और आज से उसका आगाज़ हो गया है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने सबसे पहले उन्होंने अपनी गाड़ी जो है वो वापस कर दी है जो उनको दी गई थी। और उसके बाद अब इसके अलावा गैस और जो इसका बिल है बिजली वगैरह का, उन्होंने कहा कि ये वज़ीर भी जो मिनिस्टर्स हैं ख़ुद अपनी जेब से इस गैस के बिल को पे करेंगे। इससे भी एक बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव जेस्चर भी है। इसके अलावा ये जो सारी बचत की जा रही है, इन इक़दामात की वजह से उन्होंने बताया है कि वफाक जो बचत करेगा उसमें सालाना 200 अरब रुपए तक की बचत होगी और फिर जो प्रोविंसेस हैं वो उसमें अलहदा से अपना हिस्सा डालेंगे। तो फिर इंशाल्लाह एक अच्छे बेहतर हम एक रिवायत जो है वो कायम कर सकते हैं पाकिस्तान में कि वो ख़ुद से हुकूमत आगाज़ कर रही है अपनी तरफ से। उसके अलावा भी कुछ उनसे सवालात किए गए। चेयरमैन नैब के हवाले से भी उन्होंने बात की, 2-3 दिन में उसका भी फैसला हो जाएगा। तोशाखाना के जो तहाइफ हैं उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि 80,000 से ऊपर के तहाइफ लेने पर पाबंदी होगी। तोशाखाना का एक बहुत बड़ा केस आप लोगों को पता है कि इस वक्त चल रहा है और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर वो ये केस है। बहरहाल हम प्रोग्राम में सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करते हैं। कितनी अहम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस वक्त जो गेस्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन से करा देती हूँ। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपका सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं। और इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है हुमायूं खान साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब आपका भी। और शहरयार खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी एंड सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अच्छा, मैं ये चाहती हूँ अगर शहरयार खान साहब से आगाज़ कर लें क्योंकि ये PM हाउस में थे और ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप वहाँ पर मौजूद भी थे, तो मुझे बताइएगा शहरयार खान साहब कितनी अहम है और जो बार बार कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म साहब को एतमाद में लेना चाहिए पूरी कौम को, जो महंगाई हो रही है, IMF के साथ जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, इस नरीम को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो चीज़ ये है कि हमेशा से ये होता है कि हुकूमतें हमेशा आवाम से कुर्बानी मांगती हैं। हाँ जी, कि मुश्किल वक्त है, मुश्किल फ़ैसले करने पड़े हैं, आप उसमें अपना हिस्सा डालें। तो कभी ये नहीं हुआ कि किसी ने ये नहीं देखा कि ये तबका तो पहले से पिसरा है। तो पहली मर्तबा ये नज़र आया, एक विल नज़र आई है गवर्नमेंट की कि उन्होंने कहा हम अपने आप से शुरू कर रहे हैं। हम जितने ये कैबिनेट के मेंबर्स हैं, वफाकी वज़ीर हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं, मुशीर हैं, मावनीन खसूसी हैं, 85 की तादाद है। तो ये तमाम के तमाम न सिर्फ अपनी तनख्वाहें नहीं लेंगे बल्कि मराद भी कोई नहीं लेंगे, ये गाड़ी भी नहीं लेंगे, ये पेट्रोल भी इनका अपना होगा, ये गैस और बिजली के बिल भी खुद देंगे। यानी एक आवाम को ये मैसेज आएगा। सबसे अच्छा मैसेज ये है कि सिर्फ आप कुर्बानी नहीं दे रहे, पहली बार हम अपने आप से हम शुरू कर रहे हैं। हाँ। आप करेंगे। दूसरी चीज़ जो हमने देखी कि ये है कि IMF का प्रोग्राम आने से बहुत सारे जो हमारे मसाइल हैं
उनमें कमी आती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। जो हमारा ये प्रोग्राम पे अमल दरामद होता रहेगा तो जो आवाम की मुश्किलात हैं वो वैसे ही कम होती जाएंगी। तो वो एक बड़ा अच्छा पहलू है। एक जो चीज़ जिसके ऊपर मतलब अगर मुझे सवाल करने का मौका मिलता तो मैंने ये पूछना था कि एक, क्योंकि उन्होंने कहा हमने चीफ जस्टिस साहब से अपील की है, तमाम चीफ जस्टिस साहिबान से, लेकिन ये वाहिद ऐसा एक इदारा है कि जहाँ जितनी तनख्वाह और मरात उनकी सर्विस के दौरान होती है, रिटायरमेंट के बाद भी वो उतनी ही पेंशन और वही मरात लेते रहते हैं। तो उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए और उनसे भी कहना चाहिए कि मुश्किल हालात हैं मुल्क के, तो थोड़ी सी कुर्बानी आपकी भी बनती है इसके अंदर, क्योंकि आप लोगों को कटहरे में खड़ा करते हैं। थोड़ी देर के लिए खुद को उस जगह पर रख के देखिए। हैसियत पाकिस्तानी कौम ये हम सबका फर्ज है कि इस वक्त जो हालात हैं उसके लिए सभी कुर्बानी दें। तीसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि जो महंगाई की वहाँ पे बात हुई, लोगों ने सवाल भी किए। जाहिर है लोगों में ये सवाल किया गया वज़ीर आज़म साहब से कि आटे का बहरान पैदा हुआ। उन्होंने बताया कि गंदम की कोई किल्लत नहीं है और जो ये महंगाई नज़र आ रही है इस वक्त ये हकीकत नहीं है, ठीक है, ये खुद से लोगों ने बनाई हुई है। और इसमें जो किरदार होना चाहिए वो सूबाई हुकूमतों का होना चाहिए, उनका एक रोल हम ये देख रहे हैं कि नजर ही नहीं आ रहा। जो किसी जमाने में प्राइस कमेटीज हुआ करती थी, जो देखती थी, अब वो आपको कहीं नजर नहीं आएंगी। हर दुकानदार की अपनी मर्जी है कि वो कितने पैसे किसी भी चीज के ऊपर ले रहा है। और जो तनख्वाहदार तबका है उसकी मुश्किल ये है कि दुकानदार तो ये कहेगा कि ये प्याली मुझे क्योंकि 20 रुपए की अब पड़ रही है तो मैं आपको 25 की बेचूंगा अब, लेकिन मेरी तनख्वाह वहीं पे फ्रीज हुई हुई है। एक आम आदमी की जो बात करें अगर आप कि तनख्वाह साल के साल बढ़ती है या कई जगहों पे तो वो भी नहीं होता। तो जो तनख्वाह बढ़ती नहीं जिनकी, उन लोगों की मुश्किलात के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियों को जो है वो फाल बनाना होगा। सही है, ठीक है। अच्छा शहरयार साहब, आपका कमेंट आ गया, बाकी जो पैनलिस्ट हैं उनको भी मैं शामिल करूंगी, लेकिन साथ ही मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं। इस वक्त मलिक रफ़ीक रिजवाना साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और सर सबसे पहले तो हम इस पर ही बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म साहब की अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बड़ी अहम है, उन्होंने कौम को एतमाद में लिया है। IMF के हवाले से जो सख्त कंडीशंस थी और उसके मुताबिक जो अमल दरामद किया जा रहा है उससे महंगाई में भी इजाफा हुआ है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो एक अच्छी रिवायत वो कायम करने जा रहे हैं जिसका आज से उन्होंने आगाज़ भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये ऑस्टेरिटी हम अपने आप से स्टार्ट करेंगे और तमाम जो सरकारी महकमे और वज़ीर मुशीर वो सब एक तो बग़ैर तनख्वाह के काम लेंगे, जो वज़रा हैं और जो मुशीर हैं बगैर तनख्वाह के काम करेंगे, गाड़ियाँ वापस कर देंगे, बिल्स भी अपने यूटिलिटी बिल्स वो खुद ही पे करेंगे। तो इसके हवाले से मैं आपकी राय चाह रही हूँ। और IMF का भी इन्होंने कहा है कि जल्द ही इंशाल्लाह प्रोग्राम भी बहाल हो जाएगा। जी मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा सुना है। ये अच्छा इकदाम है। देखें ऑस्टेरिटी और किफायत शारी की मुहिम अगर घर से शुरू की जाएगी तो आवाम को भी समझ आएगी कि हमारी हुकूमत या जो भी हुकूमत है वो जो है इस किफायत शारी के लिए इकदामात उठा रही है। और वाकई बड़ी बात है कि इस वक्त जो है सबसे पहले कुर्बानी भी नहीं है जी, ये तो एक सरकारी मराहत है ना, उनकी एक कमी लाई गई है। कुर्बानी तो तब वो बंदा को पल्ले से दे रहा हो, जेब से दे रहा हो, ठीक है। तो अब अपने ऊपर हमें ये चीजें लागू करनी पड़ेंगी। सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो सबसे पहले है। अपने आप को हम डिसिप्लिन करेंगे तो फिर किसी के सामने जाके हम बात कर सकेंगे। अगर हम इनडिसिप्लिन होंगे तो हम लोगों को डिसिप्लिन की जो है ना वो तकरीरें करते रहें और उनको कहते रहें तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। अब वक्त बदलता जा रहा है, सोच बदलती जा रही है, आवाम समझती है कि हम तो भूखों मर रहे हैं या हम तो आटे की लाइन में सारा दिन लगे रहते हैं और इधर देखें फर फर करती हुई गाड़ियां जा रही हैं, उनके आगे पीछे पुलिस स्क्वाड है, ये सारा कुछ है। तो उनके दिल में डेफिनेटली एक नफरत भी होती है और एक नाराजगी का एलिमेंट भी आता है। तो इसको जितना मिनिमाइज करेंगे वो जरूरी है। और वजीर आजम साहब ने ये इकदाम उठाए अपनी काबीना की मशावरत से और अपने इत्तेहादियों की मशावरत से। लेट्स अप्रिशिएट दिस स्टेप। ठीक है, आप हमारे साथ ही हैं हुमायूं खान साहब। मैं आ पाऊँगी। IMF के हवाले से भी उन्होंने खबर दी है कि इंशाल्लाह जल्द ये प्रोग्राम बहाल भी हो जाएगा। और वज़ीर ख़जाना साहब भी कहते हैं कि रुपए की कदर में यकीनन इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि गरीबों को सब्सिडी देने का कहा है IMF ने, उस पर भी काम कर रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 25% इजाफा किया गया।
यू टेक ऑन इट? जी बिल्कुल, ये शहरयार साहब ने जब जिस तरह बताया, अभी वहाँ से ये हो के भी आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने देखी है। IMF के प्रोग्राम को थोड़ा सा उस तनाजुर में लिया जाए कि ये जो उसका 9th रिव्यू या 10th रिव्यू जो है, 9th का टाइम गुजर गया और 10th का भी गुजर चुका है, उसमें उन्होंने 1.1 बिलियन की ट्रांच हमें देनी थी। ये वो प्रोग्राम है जो पिछली हुकूमत ने किया था और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो IMF की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ तय पाई थी कि इन चीज़ों के ऊपर आप बतदरीज सब्सिडी कम करेंगे, जिसमें ऑयल था, गैस था, पेट्रोल की कीमतें थी, बिजली की कीमतें थी, और उसके साथ और स्ट्रक्चरल चेंजेस भी थी इकॉनमी की। वो पिछली हुकूमत ने अपने जाने से कुछ अर्सा पहले नहीं की और फिर एक कैओस बना, फिर फ्लड्स आ गए, अभी कोविड का वो जो है वो असर ख़त्म नहीं हुआ था, तो एक बहुत एक्यूमुलेटिव किस्म का इकोनॉमिक क्राइसिस बन गया। और फिर अच्छा, ये हमारा 24वां IMF का प्रोग्राम है। ये नहीं है कि ये पहली दफ़ा हम कर रहे हैं, उससे पहले हम 24 दफ़ा जा चुके हैं और इससे कुछ मुश्किल हालात भी थे इससे पहले। लेकिन अब दुनिया की जो जियो पॉलिटिक्स है वो चेंज हो चुकी है। पाकिस्तान को बेसिकली कैंप पॉलिटिक्स के अंदर जो खींचा जा रहा है कि आप हमारे साथ रहें या इनके साथ रहें, जिसका पाकिस्तान ने अपने मुख्तलिफ जो फॉरेन पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से और अदरवाइज गवर्नमेंट ने भी कहा कि हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम चीन के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती रखेंगे, हम अमेरिका के साथ भी, हम यूरोप के साथ भी। लेकिन चूंकि IMF की जो गवर्निंग बॉडी है उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो असर है वो वेस्टर्न कंट्रीज का, तो उसमें हमें थोड़ी सी मुश्किलात आ रही हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि ये कोई ऐसा प्रोग्राम, इस हुकूमत को मुश्किलात इसलिए आ रही हैं कि हालात दुनिया के बदल गए। वो भी उसमें अब फिर इस हुकूमत के ऊपर बड़ा एतराज था कि एक बहुत बड़ी कैबिनेट है, उस कैबिनेट का आज उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने ऑस्टेरिटी मेजर्स करते हुए बता दिया कि गाड़ियां हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिजली के बिल हम खुद देंगे, गैस के बिल देंगे, इंटरनली अगर मुल्क के अंदर ट्रैवल करना है तो इकोनॉमी क्लास एंटाइटल होगी, कोई वजीर अपने पैसे ऊपर दे के ऊपर करना चाहे तो वो अलग होगा, और ऐसे बहुत सारे लग्जरी गाड़ियां उन्होंने कहा बैन करेंगे। तो ये बहुत अच्छे मेजर्स हैं। 5 स्टार होटल्स में क्या हम ये बेसिकली जो आपने सवाल किया था वो उसका गवर्नमेंट अपनी तरफ से बता रही है कि अमीरों के ऊपर जो एलीट क्लास हमारी अगर वो है, वो खुद कह रही है कि अब हमने पत्थर बांधने हैं अपने पेट के ऊपर, अदरवाइज ये मुल्क सरवाइव नहीं कर सकता। ये उसका पहला स्टेप था। IMF की जो डिमांड है, बाय द वे IMF की नहीं थी, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की थी कि हमने टारगेटेड सब्सिडीज देनी है, हमने बेस लाइन जो यूजर हैं बिजली के उनको नहीं छेड़ना, हमने जो रक्षा या 600 सीसी गाड़ियों वाले हैं उनके साथ उनको देना है। तो ऐसे बहुत सारे मेजर्स हैं। फिर आपने जो है इस गवर्नमेंट ने वो भी वादा किया कि वो सोलर के ऊपर चले जाएंगे, सरकारी तमाम जो वो दफातर हैं, तो बिजली की बचत वहां से होगी। तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बिगिनिंग है। इसको पूरे इंटरनेशनल उस जियो पोलिटिकल उसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के महाज पे मुख्तलिफ जगहों पे जाके बात कर रहा है। IMF के साथ अगर हमारी ये डील हो जाती है और मोस्ट लाइकली होने वाली, उससे फिर आपके दोस्त ममालिक ने ऑलरेडी इंडिया दे दी है। म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में जो है मजीद बेहतरी इंशाल्लाह जो है वो आ जाएगी। अभी डॉक्टर साहब आपका टेक इस पे क्या है, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं इस बिगिनिंग का जो जिसका आज वज़ीर आज़म साहब आगाज उन्होंने कर दिया है? देखिए बात तो तकरीबन हो गई। ये जो इक़दामात इस तरह के होते हैं हुकूमत की तरफ से या क़यादत की तरफ से, बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए होते हैं और उसके बाद ये होता है कि कौम उसको देखते हुए अपना लाइफस्टाइल तब्दील करती है। तो ये उस जानिब एक कदम है। 2-3 बातें यहाँ मैं जिक्र करना चाहता हूँ। एक शहरयार साहब ने अभी ये कहा कि प्राइस कमेटियाँ नज़र नहीं आती। क्यों नज़र नहीं आती? आपको याद होगा कि 99 में जब परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया तो उसके बाद जनरल तनवीर नकवी की क़यादत में एक कमेटी कायम की जिसने आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम तबाह कर दिया। DCs, वो जो DCs का निज़ाम था वो तबाह हो गया। उसी के तहत प्राइस कमेटियाँ काम करती थी। अब वो प्राइस कमेटियाँ डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट नहीं करती, उसमें आपको बल्दिया का मुलाजिम नज़र आएगा, महकमा ज़राअत का मुलाजिम नज़र आएगा, महकमा तालीम का मुलाजिम नज़र आएगा, जिनका ये काम नहीं है, जिनको इसकी तरबियत नहीं है, या फिर वो स्टेक होल्डर्स नज़र आएंगे जो मुनाफा कमाते हैं। तो इस क्राइसिस में ये बेहतरीन वक्त है कि उस निज़ाम को रिवाइव किया जाए जिसकी वजह से आपकी मैनेजमेंट तबाह हो गई सही, और अकाउंटेबल भी बनाया जाए जिन लोगों ने ये खराबी की। एक पहलू ये है। दूसरा, आपका जो यानी एग्जैक्ट फिगर तो हुमायूं साहब बताएंगे, इनको अजबर होते हैं। मेरा अंदाज़ा ये है कि $27 बिलियन का हम फ्यूल दरामद करते हैं सालाना, है ना। तो उसके आप ये देखें कि कहाँ कहाँ हम गैर ज़रूरी अखराजात हैं। मसलन कराची से पेशावर तक या कोयटा तक आपकी ट्रांसपोर्ट चलती, गुड्स ट्रांसपोर्ट जाती है,
सही। तो आप ट्रेन से क्यों नहीं करते उसको? इस मुल्क में हर जगह ट्रैफिक जैम होते हैं, ठीक है। तो ट्रैफिक जाम को रवा क्यों नहीं करते? ट्रैफिक जाम के नतीजे में लाखों डॉलर का पेट्रोल उड़ जाता है। सही। तो अगर हम ये इकदामात भी इन मेजर्स के साथ शामिल कर लें तो ये फायदेमंद होगा। ठीक है। और इस एतबार से भी फायदेमंद होगा कि एक सियासी जमात इस मुल्क में जो एक दफा फिर फसाद बर्पा करना चाहती है, कौम के सामने आएगा कि हुकूमत और कौम क्या कर रही है और सियासी मकासद के लिए क्या किया जा रहा है। ठीक है, इसी पर अब मुझे बात करनी है, जो जेल भरो तहरीक के हवाले से आपने जिसकी तरफ इशारा भी किया है। आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका लाहौर से आगाज़ कर दिया है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। असद उमर साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, इन लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी हैं। इसके अलावा पुलिस ने वहाँ पर अनाउंस भी कर दिया है कि जो कारकुन गिरफ्तारियां देना चाहते हैं आएँ और गाड़ी पर बैठें, लेकिन वैन्स जो हैं वो खाली ही जा रही हैं। बहरहाल इस पर हम बात करते हैं। रफ़ीक रिजवाना साहब की तरफ मैं आऊँगी। सर मुझे ये बताइएगा, आज से आगाज़ तो कर दिया है इमरान खान साहब ने और उन्होंने अपील की है ख़ुद तमाम कारकुनान से कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप जेल भरो तहरीक में शामिल हों ताकि हम अपने मकासद जो हैं वो हासिल कर सकें। और बकौल उनके ये जिहाद है, ये हम जिहाद कर रहे हैं और हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद में शामिल हो रहे हैं। लेकिन ख़ुद उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल करवाई हुई है, वो ख़ुद सवाब क्यों नहीं हासिल करना चाहते इस जिहाद का? उनके कॉल ऑफ फेल का जो अच्छा सर, अगर जी जी मलिक साहब, सर मुझे अगर इजाज़त दें मैं आपकी तरफ आती हूँ। एक मुझे मुख्तसर सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और मैं जवाब लेती हूँ रिजवाना साहब से कि ये मामलात आगे कैसे चलेंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व
वेलकम बैक टू द शो। और रफीक रिजवाना साहब से मैं गुफ्तगू कर रही थी ब्रेक पर जाने से पहले। सर, आपका टेक मुझे चाहिए कि अगर ये जिहाद है, हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद है, तो इमरान खान साहब ने क्यों हिफाजती ज़मानत ले ली और वो जमान पाक बैठे हैं, अवाम बाहर है? वो भी जिहाद का हिस्सा है। मैं आपसे पहले ये गुजारिश कर रहा था कि उनके कौल और फेल का आप तजाद देखिए कि कभी एक मौक़िफ़ है ना वो अडॉप्ट करते हैं, बयानियां बनाते हैं, फिर उससे मुकर जाते हैं। वही जनरल बाजवा जिसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, फिर उनके साथ क्या किया और क्या कर रहे हैं। वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनकी बातें करते करते, उनकी तारीफ करते करते थकते नहीं थे, उनके बारे में क्या कुछ कहा जाए। अब ये जो जिहाद है हकीकी आजादी का, तो इमरान खान साहब के आने से पहले क्या मुल्क आजाद नहीं था? क्या आज मुल्क आजाद नहीं है? बात यह है कि अपना एक बयानिया है, उसको लेके इन्होंने इंतशार की सियासत की है पाकिस्तान। ये इस वजह से नहीं कह रहा कि मैं दूसरी जमात से ताल्लुक रखता हूँ, मैं बतौर एक शहरी के, आम शहरी के कह रहा हूँ, मौजूद नाजरीन पर इस पर गौर करें कि उन्होंने एक इंतशार की सियासत की है। उन्हीं असम्बलियों से इस्तीफा दिया जिसके अदम एतमाद को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जायज आईनी। उसी अदम एतमाद के दौरान सदर साहब ने प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से फौरी असेंबली तोड़ दी, वो भी बहाल हो गई। और फिर अचंभे की बात यह है कि इस्तीफे दिए, फिर इस्तीफों की मंजूरी के लिए धरने दिए, फिर इस्तीफों की वापसी के लिए धरने दिए, और अदालतों में जा रहे हैं। अब फिर देखें उन सूबाई असम्बलियों का क्या वजह थी, क्या कसूर थी। आज तक किसी साहिब अक्ल आदमी ने ये सवाल नहीं उठाया कि आखिर उन दो असम्बलियों को किस लिए तोड़ा गया। हुकूमतें भी अपनी और असम्बलियां भी अक्सरियत इनकी या इनके इत्तेहादियों की थी, उनको क्यों तोड़ा? तोड़ के फिर 90 दिन के इलेक्शन का मुतालबा, और फिर 90 दिन के बाद उनके इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, फिर उस असम्बली में जाके बैठेंगे। ये दबाव की सियासत है। ये इस तरह की सियासत है कि प्रेशर माउंट अप करे और उससे कौमी असम्बली तोड़ दे। पहले इस्तीफे का प्रेशर किया, माउंट अप तो कौमी असम्बली ने नहीं तोड़ी, जिस चैलेंजेस का सामना करता है उसमें इस्तेकाम चाहिए। सियासी इस्तेकाम बहुत जरूरी है मासूम इस्तेकाम के लिए। मईशत तो बड़ी अगर है, इस वक्त हालात खराब है, हुकूमत कोशिश कर रही है, जो भी होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा, मगर उसको मल्टीप्लाई फिर उसको एक्टिवेट करने में इमरान खान साहब का बहुत ज्यादा हाथ है। अब देखें कि अब गिरफ्तारी की मुहिम शुरू हो, कैसा जिहाद है। यानी कि जो चीज इमरान खान साहब को अच्छी न लगे उसके खिलाफ वो आवाज उठाए, जिहाद है। अच्छी इसलिए नहीं लगती कि वो वजारत की कुर्सी तक दोबारा पहुंचना चाहते हैं। आप पार्लियामेंट में बैठते, अपनी मुद्दत तकमील मुकम्मल होती, पार्लियामेंट की असेंबलियों की इलेक्शन होता, भले आप अगर इलेक्ट हो जाते हैं तो आप अपने की जो आप मिशन समझते हैं, पता नहीं कौन सा मिशन है, उसकी तकमील कर लीजिएगा। दोबारा अल्लाह ने आपको कुर्सी में बिठाना है, खुदा न खास्ता, तो आप बैठ जाइएगा। सबूत अमल से काम किया, लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पे ये जो है ना ये काम करे। तकरीब कारी और इस तरह की चीजें सियासत में नहीं चलती है, मुल्क का नुकसान होता है। जाती सेल्फ सेंटर्ड ये सियासत है, कोई कुर्बानी नहीं है। और जो लोग गिरफ्तारियां दे रहे हैं वो लीडर का कहना न माने तो उनकी फिर नौकरी पक्की नहीं है। ठीक है। अच्छा शहरयार साहब, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा और हमारे रहनुमाओं पर जो झूठे मुकद्दमात बनाए गए हैं, ये एक पुरअमन एहतजाज हम कर रहे हैं। ऐसे ही अल्फाज इमरान खान साहब भी सवाल करते हैं कि ये हमारा पुरअमन एहतजाज है, हकीकी आज़ादी की हमारी ये तहरीक है, ये जंग है। तो ये वाकई हकीकी आज़ादी की तहरीक है या फिर जो मुकद्दमात इनके ऊपर बने हुए हैं उससे जान छुड़वाने के लिए इदारों का हुकूमत को दबाव में लाने की एक तहरीक शुरू की गई है? आज कहा मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी कि आपको इदारे बुला रहे हैं, आप जाएं, आपको अदालतें बुला रही हैं, आप वहाँ पर जा नहीं रहे और सड़कों पर मौजूद हैं आप। देखिए, सबसे पहले तो जो हकीकी आज़ादी का बयानिया था उन्होंने वो तो खुद ही दफन कर दिया। उन्होंने कहा अमेरिका का हाथ नहीं था, साइफर जो था वो सब पता लग गया सबको कि वो उन्होंने एक बयानिया घड़ा था जो झूठा साबित हो गया। तो जाहिर है फिर हकीकी आज़ादी किससे लेनी है उन्होंने। अब पहले तो ये तय कर लें वो कि उनको हकीकी आज़ादी चाहिए किससे, क्योंकि वो अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं
तो आज फिर एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते करते हैं, बार बार उनकी अभी जो मिन्नतें कर टिकट चल रहे थे उन्होंने कहा हमें मस्बत जवाब भी मिल रहा वो है। मिन्नत कर रहे हैं बकायदा कि खुदा के लिए आप एपॉलिटिकल ना हो, आप आए इसमें। और देखिए ये जो कह रहे मुकदमात आज नहीं बने, और ये लोग अपने दौर में ये कहते थे कि जब ये अपोजिशन में थे पहले, तो वो कहते थे जी कोर्ट में हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब अदालत में गए, उनकी साहबजादी गई, उनके दामाद गए, उनके भाई शहबाज शरीफ साहब, उनके सारे बच्चे, उनकी जो खवातीन थी घर की, उनकी बेटियों पे मुकदमे बनाए, उनके ऊपर उनके दामाद पे मुकदमे बनाए। और आप फिर कहते हुए अब उनको ये शर्म आती है, कहते हैं कि जी हमारे घर की घरेलू खवातीन के ऊपर आप मुकदमा बना रहे हैं या उनकी बात ना की जाए। लेकिन आप जलसे में खड़े होकर बदजबानी करते रहे बकायदा अपनी मुखालिफ पार्टियों के ऊपर, और खवातीन के हवाले से इंतहाई नामुनासिब जो है अल्फाज अदा करते रहे। अब मुझे नहीं समझ आती कि वो जो ये जेल भरो तहरीक है वो किस तरह, देखें अब क्या मकासद क्या है आज जैसे क्या हम ये जो बात कर रहे थे कि देखिए आप ये किफायतशारी की मुहिम अगर वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि हम अपने आप से शुरू करें, तो आप जेल भरो तहरीक अपने आप से क्यों नहीं शुरू करते? आप तो इतना डरते हैं कि अदालत जाना है आपने, तो आप ट्विटर पर ट्रेंड बनाते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट पहुंचो। और मैं तो हैरान हूं कि जिस तरह वो बकायदा एक ऐसा माहौल बनाया कि 5 रोज तक अदलिया उनको ये कहती रही कि आप आ जाएं, खुदा के लिए आप आ जाएं, और वो नहीं जा रहे थे। उसके बावजूद जब उन्होंने देखा कि वहां पे चंद 100 लोग मौजूद हैं, फिर उन्होंने आके कहा जी हमें धक्के लगते हैं, तो उससे ये टांग, अब मुझे नहीं पता ये किस किस्म का प्लस्तर है, ये गोली नहीं लगी थी उनको, ये बात उस फॉरेंसिक रिपोर्ट में साबित हो गई है कि गोली नहीं थी, गोली जो उनको कंटेनर के लोहे को टकरा के उसके जो कुछ टुकड़े टूट कर उनकी अगर घुटने पे लगे, वो इस तरह कितना डैमेज कर दिया उनको कि आज तक वो लोगों के मकान खड़े हो गए हैं। मेरे साथ वाला प्लॉट था खाली, उस पर मकान बन रहा था, वो कंप्लीट हो गया, आज उधर पेंट हो रहा था, लेकिन इनकी टांग का प्लास्टर नहीं उतरा आज तक। सर्विस। अच्छा हमारे साहब मईशत के हवाले से भी बार बार बात करते हैं, और इमरान खान साहब खुद कहते हैं खुदा ना खासा, वो कहते हैं जी दिवालिया हो गया और लंका बनने जा रहा है, कोई कसर नहीं छोड़ी। तो कसर तो उन्होंने खुद भी कोई नहीं छोड़ी। लॉन्ग मार्च जब से हुकूमत उनके हाथ से गई है, कभी लॉन्ग मार्च का शोशा छोड़ दिया जाता है, कभी असम्बलियाँ तहलील कर दी जाती हैं। अब ये एक नई चीज़ है, जब IMF के साथ आपका प्रोग्राम बिल्कुल बहाल होने के दहाने पे है, बिल्कुल होने वाला है, और आपने जेल भरो तहरीक मुल्क में फिर आपने अदम इस्तेहकाम क्रिएट कर दिया है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी तो खुद इन पर ही आयद होती है। नहीं, एक तो उन पे आती है, दूसरा जो है पिछले कई प्रोग्रामों में आपके साथ जब गुफ्तगू हुई तो लगता है ऐसे है कि जैसे उनको कुछ समझ नहीं है और वो कभी इधर काम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, बट देयर इज अ मेथड टू हिज मैडनेस। ये जानबूझ के ये सारी चीज़ें जो है क्रिएट कर रहे हैं ताकि मौजूदा हुकूमत जो कि कभी एक जगह पे जा रही है, कभी एक मुल्क के साथ गुजारिशें कर रही है, कभी दूसरे के साथ, के किसी तरह आपको इकोनॉमिकली स्टेबलाइज करें, उसमें इस हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। जो 3 साल 7 महीने पिछली हुकूमत ने किया, उन्होंने अपने 70 सालों के जो हमारे कर्जे से वो उससे ज़्यादा कर्जे लिए, बिल्कुल ऐसे जो IMF की शराइत खुद उन्होंने उनके साथ तय की, उससे वो मुनहरिफ हो गए। उसके बाद जो वो वादे थे कि 5 लाख घर बनाएंगे, 5 मिलियन नौकरियां देंगे और इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें थी, वो उस पर वो पूरा अमल नहीं कर सके। तो जब उनकी हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाई गई तो अब उनको समझ नहीं आई। फिर उसके बाद उन्होंने 1 साल से हर चीज़ के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ मौक़ों पे एक यू टर्न लिया। इम्पोर्टेड हुकूमत को पहले अमेरिका के ज़िम्मे डाला, फिर फौज के ज़िम्मे डाला, फिर अदलिया के ज़िम्मे डाला, फिर केयर टेकर पंजाब जो है उनके ज़िम्मे डाला। पता नहीं आखिर में करते करते जो है वो किसी DC के ज़िम्मे वो डाल देंगे। नहीं चपरासी निकले वो शायद आखिरी स्टेप में होगा। मैं अभी वो CM के बाद DC तक आया था, तो इससे अब लग ये रहा है कि ये मजाक है, लेकिन ये मजाक नहीं है, जानबूझ के ऐसा हो रहा है कि हुकूमत जो है अपने तमाम फ्लड्स के मामलात को तय करते हुए, फॉरेन पॉलिसी के मामलात को तय करते हुए, IMF की जो मामलात हैं उनको तय करते हुए, जब स्टेबिलिटी की तरफ आती है तो फिर मुल्क के अंदर एक केओस क्रिएट कर दिया जाता है। असम्बलियाँ तोड़ जो तहलील कर दी गई, उसके बाद इलेक्शन के ऊपर बहस हो रही है। जिसने असम्बलियों में जाना नहीं है वो केयर टेकर के ऊपर गुफ्तगू कर रहा है। पहले उनको प्राइम मिनिस्टर पसंद नहीं था, तो इनका ये जो कन्फ्यूजन है ये जानबूझ के कन्फ्यूजन है, ये ऐसा नहीं है कि ये इसलिए ताकि इस हुकूमत के लिए
कोई भी राह ना रहे और इकोनॉमिकली वो स्ट्रैंगल्ड हो जाएं और जिसकी वजह से उनके पास राह ना और वो कहेंगे अब हम मुस्तफी होते हैं और इलेक्शन की तरफ जाते हैं। ये उनकी स्ट्रेटजी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर एक एनालिसिस आप ड्रॉ करें, जितने पहली अनाउंसमेंट्स होती रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लॉन्ग मार्च या जितनी वो बातें करते रहे, तमाम उनके वो फेल हो गए हैं सारे प्लान्स। अब इसके क्या मकासद हैं जेल भरो तहरीक के, और इसकी कितनी आपको नज़र आ रही है कि क्या फ्यूचर होगा, नाकामी किस तरह से होगी? पाकिस्तान में 2 बार गिरफ्तारियां पेश की हैं सियासी कुव्वतों की तरफ से, एक 1977 में और एक 1983 में। सही। 77 में पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद था और उसमें MRD की मूवमेंट थी जनरल ज़िया-उल हक के खिलाफ, ये भुट्टो साहब के खिलाफ था और मकासद भी बड़े वाज़ेह थे, उसमें मकासद वाज़ेह थे। बिल्कुल, हाँ जी। यहाँ सिचुएशन जो मकासद का मामला अभी सैयद यार साहब, हुमायूं साहब ने बात कर दी, हाँ अब जी। उसमें इजाफा नहीं है। हाँ। आप ये देखें कि आज जो शो हुआ है लाहौर में, उसका इम्पैक्ट देखें और वो जो तहरीकें थी उनका भी इम्पैक्ट देखें। पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद डेली 3 महीने तक डेली गिरफ्तारियां पेश करता था हर शहर से, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 5 से 6 आदमी डेली गिरफ्तारी पेश करते थे। यानी लाहौर में भी हो रहा है, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट, कराची, हैदराबाद, बिल्कुल यही तरीका MRD का था। ठीक है। और MRD और जब निकलते थे, मिसाल के तौर पे कराची का जो सदर का इलाका है, अनाउंस हुआ जी यार 4 बजे गिरफ्तारी पेश की जाएगी। अब मार्शल्लाह इंतजामिया किसी को खड़े नहीं होने देती थी, तो वो ऐन 4 बजे तक जमा हो जाते थे। इधर उधर कोई केले खरीद रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है, और अचानक इकट्ठे हो गए, नारे लगाए, डंडे खाए और गिरफ्तारी पेश की बाकायदा। यहाँ सिचुएशन ये थी कि पुलिस ऐलान कर रही थी कि जिसको गिरफ्तारी आके वैन में बैठ जाए। और पाकिस्तान के एक शहर में ये हुआ है, 200 गिरफ्तारी पेश करने की बात हुई थी, अभी तक 200 का फिगर नजर नहीं आता। तो ये अभी तक इसकी स्ट्रेटजी ही ठीक नहीं है, अभी तक तो ये लग रहा है। और अगर ये स्ट्रेटजी है इसकी, तो इसके नतीजे में वो इम्पैक्ट नहीं बनने वाला जो पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले 2 मरतबा बन चुका है। सही है। फिर सही। जो बहुत गैर मामूली बात है जिसका हुमायूं साहब ने जिक्र किया, बात यह है कि क्या आप कभी अपनी स्ट्रेटजी पर मुस्तकिल खड़े रहे हैं? हाँ, तो नहीं ये, ये भी बड़ी अच्छा, अहम सवाल है। अभी एक खबर आई कि अगर आप खड़े, मिसाल के तौर पे अभी खड़े रहना चाहते हैं, तो आज ही जब आप गिरफ्तारी पेश कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से ये स्टेटमेंट क्यों आई है कि हम स्टैब्लिशमेंट से रब्ता कर रहे हैं, उधर से पॉजिटिव जवाब आ गया है। ये क्या है? ये अपने कारकुन को हौसला देने की बात है कि मामला तय हो गए, बस जरा सा धक्का लगाना है। जरा धक्का तो ये काम वो करता है दरअसल जिसको यानी मायूसी के आखिरी स्टेज पे जाके खड़ा होता है। ठीक है। तो ये इस वक्त मायूसी के आखिरी स्टेज पर फ्रस्ट्रेशन है। इसके नतीजे में कुछ नहीं होने वाला। और वैसे अगले 1 हफ्ते में, बाज लोग तो कहते हैं कि 3 दिन में ये सब खुल जाएगा कि ये कितनी बड़ी तहरीक। इसमें एक सिर्फ एक ऐड करूंगा कि एक और तहरीक भी थी जिसमें मार्शल्लाह के खिलाफ से, ये जो ज़िया-उल हक साहब का मार्शल्लाह था, इसके खिलाफ सहाफ़ियों की जो तहरीक थी, जेल भरो तहरीक, वो इससे ज़्यादा कामयाब थी। उसमें हमारे साथी जाते थे और जमानत नहीं कराते थे, उनको कोड़े भी लगे, वो भागे नहीं इस तरह डर के। सर मज़ाहमती तहरीक ये बड़ा तो मुश्किल काम ये मजाक कर रहे हैं, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं। रिजवाना साहब, जो टेंशन डालना चाहती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह से दबाव में लाना चाहती थी हुकूमत को, ऐसा कोई हमें नज़र नहीं आ रहा है, ऐसी कोई चीज़ हो नहीं रही है। बल्कि पुलिस तो आराम से उनको कह रही आएँ और वैन्स में बैठें, गिरफ्तारी दें, कोई तशद्दुद नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। ये बड़ी कामयाब किस्म की स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है हमें। वो इस पर एक शेर है, मुझे थोड़ा सा याद पड़ता है कि लो अपने ही जाल में सयाद आ गया। अपने ही दाल में ये जो जाल बिछाया जा रहा है, ये जाल ऐसा है जो मुल्क को जकड़ रहा है। पूरी इंतजामी मशीनरी जो है इन गिरफ्तारियों के इशू पे लगी हुई है, जो कि इंटरिम गवर्नमेंट है, किसी सियासी जमात की नहीं है। उन्होंने जो काम करना है उसकी बजाय इन्होंने सबको एक लाइन में लगाया हुआ है। कभी लॉन्ग मार्च है, कभी कोई और मार्च है, कभी असेंबली है, ये सारी चीजें एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन। अब मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान का ये जो ड्रामा है ना, इसकी आखिरी किस्त
इस किस के बाद है तो फ्रस्ट्रेशन। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इमरान खान साहब जब से असेंबली से बाहर आए हैं, हालांकि असेंबली में रह सकते थे, he would have been more comfortable as a leader of the opposition in the national assembly, वहां पे अपना रोल अदा कर सकते थे। अब उसी असेंबली में वापस भी जाना चाहते हैं, उसी असेंबली के जो डी नोटिफाई हुए हैं उसको नोटिफिकेशन को सस्पेंड भी करवा रहे हैं। तो कॉल ऑफ फेल का पैगाम जो मैंने पहली गुफ्तगू में गुजारिश की थी, ये जो है ना भुगताई या पेशी में अदालत में अपेयरेंस हुई, तो ये ड्रामे था, ऐसा लगता है फिल्म चल रही है। और फिल्म के बाद जो है ना बाद में समझ आती है, अभी लोगों को समझ नहीं आ रही है, ज्यादा लोग समझ रहे हैं वादिया भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसकी अपनी एक अना है। जो पॉलिटिकल वर्कर होता है ना जी, वो अपने लीडर का के कहने को इनकार नहीं कर सकता। जितने एमपी हजरात थे या एमएलए हजरात थे इनकी जमात के, उनमें इतनी मॉरल करेज नहीं थी कि हम नेशनल असेंबली से रिजाइन क्यों करें, हम पार्लियामेंट में बैठे, ठीक है। और प्रोविंशियल असेंबली के लोगों में जो इनके अपने आदमी थे, चौधरी परवेज इलाही साहब ने टेलीविजन में कहा था कि 90% या 99% अरकान जो है असेंबली तोड़ने के हक में नहीं है। बिल्कुल कोई पार्लियामेंटेरियन कोई नहीं चाहता कि पार्लियामेंट टूट जाए या असेंबली टूट जाए। आप अपना किरदार मुस्लिम तरीके से, ठीक है। अच्छा रिजवाना साहब, आपने परवेज इलाही साहब का नाम लिया है, तो साथ ही फिर मैं चाहती हूँ कि ये भी हमें बता दें कि परवेज इलाही साहब ने कल शमूलियत इख्तियार कर ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। क्या जो बाकी सीनियर क़यादत है वो हज़म कर लेगी उनकी शमूलियत को? सदारत की भी बात हो रही है। फवाद साहब ने बड़ा गोलमोल सा जवाब दिया कि अभी तो सारी मुशावरत होगी पार्टी में, उसके बाद कोई फैसला किया जाएगा। इस पर क्या टेक है आपका? क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका? ये तो नहीं वो खुद बता सकते हैं कि उनको फायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ। सबसे बड़ा नुकसान ये है, लेकिन तकसीम तो सर, तकसीम तो हमें नजर आएगी पार्टी में। मैं अर्ज करता हूँ पार्टी से पहले उनके खानदान में तकसीम होगी जो अफसोसनाक है। उनके खानदान की एक यूनिटी थी। चौधरी शुजात साहब अलील है, उनको इस उम्र पे ये झटका सियासी तौर पर जो परवेज इलाही साहब ने दिया, मैं जाती तौर पर समझता हूँ ये अच्छा और मुनासिब नहीं। और दूसरी बात ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जो अब हुई है, अब परवेज इलाही साहब का ये क्यू लीग का शुजात साहब के साथ चलने से अपनी एक आइडेंटिटी थी, अपनी एक शनाख्त थी, अपनी एक इंफरादियत थी। उस इंफरादियत के 10 वोटों पर वो वजीर आला भी बने। अब वो